अब जो दूसरा एल्गोरिथम है उसका नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कि सपोज करें, देखिए पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें ट्री का। अगर ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को समझने में, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आप भूले में हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ए बी, ठीक है ना? तो ये आप अगर बात करें कि इसके दो चाइल्ड हैं, इसके दो चाइल्ड हैं, फिर 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 इसके भी दो चाइल्ड हैं, और इन चाइल्ड्स के नाम आप यहाँ लिख दें। ये भाई ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई, ये एफ, ठीक है? और फिर ये आ जाएं तो जी एच आई जे के। पहले भी बताया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, लेफ़्ट से राइट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ रहा हो, ठीक है? लेकिन ये खैर इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। अब वी आर नॉट हियर कि हम इसको जो है फिलहाल डीएफएस पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखें, किसी भी ट्री के लिए एक सब ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? एक सब ट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी रूट के हिसाब से एक लेफ्ट सब ट्री होती है, एक राइट सब ट्री होती है। अगर मैं इसको अपना रूट कंसीडर कर रहा हूँ जो कि है, बिल्कुल है, अगर मैं इसको अपना रूट कंसीडर कर रहा हूँ जो कि है, बिल्कुल है, ठीक है? तो रूट के हिसाब से इस रूट के हिसाब से मेरे पास एक लेफ्ट सब ट्री ये होगी और एक राइट सब ट्री ये होगी। क्या ऐसा ही है या नहीं है? इस रूट के हिसाब से मेरे पास एक ये लेफ्ट सब ट्री होगी, एक राइट सब ट्री होगी, ऐसा ही है? अब अगर मैं सपोज कर लीजिए कि मैं लेफ्ट सब ट्री में आ गया, तो लेफ्ट सब ट्री में अब मैं अगर इसको रूट कंसीडर कर रहा हूं तो इसके हिसाब से लेफ्ट सब ट्री ये होगी और राइट सब ट्री ये होगी। क्या ऐसा है या नहीं है? और अगर फिर मैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर आऊं, अगर मैं इसको रूट कंसीडर कर रहा हूं तो इसके हिसाब से ये इस रूट की लेफ्ट सब ट्री ये होगी, मतलब अगर मैं इस पे आऊं तो ये लेफ्ट सब ट्री होगी और ये राइट सब ट्री होगी, एंड सेम गोज फॉर द राइट सब ट्री। तो ये बेसिकली इट्स लाइक अ रिकर्जन कॉन्सेप्ट ना। आपको याद है ये बात की रिकर्जन? आपको ये भी याद होगा जब आपने ट्री पढ़ी थी तो ट्री के अंदर आप का जो ट्रैवर्सिंग का जो कोड होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो रिकर्जन को यूज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैक को यूज करते हुए वो रिकर्जन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं किसी भी ट्री के, तो लेफ्ट पार्ट का मतलब होता है ये पूरा पार्ट, और राइट पार्ट का मतलब होता है राइट पार्ट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है डीएफएस का, डेप्थ फर्स्ट सर्च का, वो कुछ यही है कि ये कहता है कि पहले आप रूट को सॉल्व करें और फिर उसके लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करें। जब आप लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो पहले आप रूट को सॉल्व करें। आप एस पे गए, आप एस पे गए, आप एस के बाद आप उसके लेफ्ट पार्ट पे आ जाए, तो राइट पार्ट आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो लेफ्ट पार्ट में आपको सबसे पहले ए मिला, फिर ए के भी लेफ्ट पार्ट में आ जाए तो फिर आपको सी मिला, फिर सी के भी लेफ्ट पार्ट में आ जाए आपको मिला जी। अब जब जी का कोई लेफ्ट पार्ट नहीं है तो जी के राइट पार्ट पे आए, जी का राइट पार्ट भी नहीं है,
तो आप जी के वापस पेरेंट पे आए और जो उसका पेरेंट था उसके राइट पार्ट पे आ जाए, तो आप एच पे चले गए। अब एच का लेफ्ट पार्ट देखा, राइट पार्ट देखा नहीं है, तो फिर ऊपर गए, ये पूरा लेफ्ट पार्ट सॉल्व हो चुका था, तो वापस आए, तो पीछे आप वापस आए तो आपको मिला आई, फिर आपको मिला जे। तो मुझे बताएं कि लेफ्ट पार्ट जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर जब मेन रूट का लेफ्ट पार्ट सॉल्व हो गया, तो आप उसके राइट पार्ट पे आपको मिला बी। बी से पूछा कि तुम्हारा, हाँ डी मैं भूल गया, लिख देता हूँ, कहाँ लिखना है डी? सही है, सही है। अच्छा जी, फिर आप बी पे गए तो बी के बाद आपके पास ई आया, ई के बाद आपके पास के आया, फिर एल आया, फिर एफ आया, फिर एम आया, फिर एन आया, ठीक है। तो ये इसका जो है ट्रेवर्सिंग पाथ बन जाएगा। इस ट्रेवर्सिंग पाथ में आई बिलीव कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाथ हमने पहले भी देखा हुआ है दूसरे कोर्सेज में, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, इस पाथ में कोई मसला तो नहीं है। तो ये कहलाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम पहले ये देख लेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है कैसे इम्प्लीमेंट होगा, फिर हम ये देख लेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए कि ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है आपके ख्याल में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? मैं एस पे जा सकता हूँ? क्या मैं एस पे जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, मेरे पास रूट है। क्या मैं एस से ए पे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। क्या मैं ए से सी पे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। क्या मैं सी से जी पे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। लेकिन देयर इज नो वे आउट दैट आई कैन गो एच फ्रॉम जी until और अनलेस आई केम बैक टू सी। अगर मैं जी से वापस सी पे जाऊं तो एच पे जा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जिस नोड को हमने विजिट कर लिया एक दफा, उसको हम रीविजिट नहीं करते सर्चिंग में। तो बताइए कि हाउ कैन आई गो टू एच फ्रॉम जी? वी कैन नॉट वायलेट द बेसिक कंडीशन ऑफ ट्री ट्री विजिट, क्योंकि एक दफा जिसको आपने विजिट कर लिया उसको आप रीविजिट नहीं करते। तो प्लीज कीप इन माइंड और मुझे इसका आंसर बताएं ताकि फिर हम आगे बात करें। एनीवन? हाँ, जब वो फीफो से हो रहा है इरम साहिबा, तो ये लीफो से होना चाहिए, क्या कहती हैं? यही आंसर है या कोई और रीजन है इस जवाब को देने का? बस सही है, बिल्कुल सही बात है कि जब हमें कुछ समझ में, अगर हमारे दिमाग में कुछ ना आ रहा हो तो हम ये रीजन भी लगा सकते हैं कि भाई जब एक एल्गोरिथम फीफो से काम कर रहा है तो दूसरे को लीफो से काम करना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है इनका। इसमें हम जो फ्रिंज में यूज करते हैं, इसमें जो फ्रिंज में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक, ठीक है भाई। और स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। तो वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक विथ दिस ट्री। अब देखें, सपोज वी हैव, अच्छा, सपोज वी हैव डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफो, ऐसा ही है। तो ये लीफो है हमारे पास, और इस लीफो में हम क्या कर रहे हैं, इस लीफो को हम ऑर्डर में ले रहे हैं।
स्टैक के। वर्टिकल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टैक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल लेआउट में ही समझ में आता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैक का है कि स्टैक हुई हुई है चीज़ें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। तो ये हमने एक स्टैक बना दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले वही वाली चीज़ करनी है बिल्कुल कि सर आपने एस को बाहर निकाला और एस के चाइल्ड को आपने, अब सुकून से सुन लीजिएगा बेटा, एक दफ़ा बताऊंगा, अगर एक दफ़ा सुन लेंगी तो दूसरी दफ़ा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस के चाइल्ड को आपने जैसे ही बाहर निकाला तो आप उसको स्टैक में मतलब फ्रिज में स्टोर करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट में, लेकिन राइट चाइल्ड फर्स्ट, लेफ्ट चाइल्ड सेकंड, मतलब इस ऑर्डर में रखना है कि लेफ्ट चाइल्ड हमेशा टॉप पर आए। मतलब राइट से आप पुश करवाना शुरू करेंगे जितने भी चाइल्ड हो। देखें हम जितनी भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें दो दो चाइल्ड हैं, लेकिन फर्स्ट करें एक और चाइल्ड होता है सी, तो हम राइट से पुश करेंगे ताकि लेफ्ट चाइल्ड टॉप पर आ जाए। ये देखें सबसे पहले हम रखेंगे बी को, सबसे पहले हम रखेंगे बी को और फिर हम किसे रखेंगे, ए को रखेंगे। गॉट इट? सबसे पहले हम रखेंगे बी को फिर हम रखेंगे ए को। क्या भाई क्यों सर राइट से क्यों रखा? क्योंकि हमें लेफ्ट चाइल्ड चाहिए टॉप पर, बस। सही है? इज इट क्लियर? कोई सेल्स नहीं आना चाहिए दिमाग में, बस राइट से रखना शुरू करें। सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमें लेफ्ट चाइल्ड टॉप पर चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट चाइल्ड को पहले ट्रैवर्स करते हैं स्टैंडर्ड लॉजिक में। अब ये आ गया। अब हमने दोबारा स्टैक से पूछा कि भाई हमारा नेक्स्ट मेंबर कौन है, तो उसने हमें बताया कि आपका नेक्स्ट मेंबर है ए। जैसे ही ए हमने बाहर निकाला तो हमने यहां से उसे क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और अब ए के चाइल्ड को हम स्टोर करेंगे कहां पर, स्टैक में। तो ए के चाइल्ड है सी और डी, तो पहले डी आएगा और फिर सी आएगा बेटा। इज इट क्लियर? अब दोबारा उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि भाई आपको मिल सकता है यहां से सी। तो जब हमें सी मिलेगा बेटा तो हम यहां से इसे डिलीट कर देंगे। सही है? और सी के चाइल्ड को दोबारा से स्टोर कर देंगे। तो सी के चाइल्ड ने दो, पहले एच आएगा फिर आ जाएगा जी। सपोज करें कि वी आर इन नीड ऑफ कुछ भी सर्च कर रहे हैं हम, चलें हम सर्च ही नहीं कर रहे, हम ऐसे सिर्फ समझ रहे हैं। उसके बाद जी के बाद अब आपने दोबारा से इसको बोला तो उसने आपको जी दिया बाहर, और यहाँ से जी डिलीट कर दिया। जी का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर एच दिया, एच बाहर आ गया, एच का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर देखें आपको क्या मिला, ऑटोमेटिकली डी मिल गया। तो आपको जैसे डी मिला तो उसके दो चाइल्ड थे जे और आई। ऑर्डर पे फोकस करें, ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। फिर आपको आई मिला, फिर आपको जे मिला, ठीक है। सब खत्म हो गया। फिर आपको क्या, डी मिल चुका था पहले ही, डी डिलीट कर दिया। आप देखिए सारे लेफ्ट वाले चैट हुए, तो फिर आपको क्या मिला, बी मिला। और बी पे भी यही काम आप कर सकते हैं कि बी के आप चाइल्ड स्टोर करेंगे एंड सो ऑन। तो आई बिलीव कि ये स्टैक से कैसे काम कर रहा है ये पॉइंट तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए। जो एल्गोरिथम से रिलेटेड बातें हैं वो तो मैं भी करूंगा आपसे, लेकिन इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए कि सर ये काम कैसे कर रहा है। सिंपल है, आपने क्यू उधर किया था, यहाँ आप क्या करेंगे, स्टैक करेंगे और बस उसी को फर्दर कंटिन्यू करते रहें। कोई सवाल है तो बेटा बता दीजिए। किसी के पास कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। जी, किसी का कोई सवाल है?
जी सोच के बताना है बेटा, सोच के जवाब देना है इसका। थोड़ा सा सोचिए और फिर आंसर कीजिए। पहले वाले सवाल का जवाब दें, क्या आपके ख्याल में डीएफएस कंप्लीट है? जी जवाब देना स्टार्ट करें। आपके ख्याल में डीएफएस कंप्लीट है? सब लोग आंसर करेंगे, मुझे टाइम ले लें लेकिन आंसर सब करेंगे। अच्छा पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं, आप सब लोग कह रहे हैं कंप्लीट है, देखें कंप्लीट है भी और नहीं भी है। उसका रीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो अपने पास एक चीज दिमाग में बिठा लें कि जो आपकी ट्री होती है, ट्री वो दो तरह की हो सकती है। ट्री कैन बी फाइनाइट और ट्री कैन बी इनफाइनाइट। अब ये क्या मतलब है इसका सर? अब आप बोलें सर क्या मतलब है कि इनफाइनाइट है? अच्छा, क्या मतलब है कि सर ये इनफाइनाइट है? हाँ, तो ना अगर प्रैक्टिकली होके सोचें, आप अभी 8 टाइल पजल प्रॉब्लम बना रहे थे। इट माइट बी पॉसिबल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सिर्फ 8 टाइल पजल की बात कर रहा हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि आप चूंकि लेफ्ट से लेफ्ट चाइल्ड पे जा रहे हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप एक साइकिलिक लूप में फंस जाएं। साइकिलिक लूप की मसला क्या है, मतलब ये मैं आपको मिसाल दूं, अगर अगर मैं दे सकूं मिसाल, तो ये देखें, आप एस से ए पे गए, फिर आप ए से सी पे गए, फिर आप सी से डी पे गए। लॉजिक ये कहती है लेफ्ट से लेफ्ट पे जाना है। फिर आप डी से दोबारा एस पे आ गए किसी तरीके से घूम करके, तो अब एस से दोबारा आप किस पे आ जाएंगे? एस से आप दोबारा किस पे आ जाएंगे? एस से बेटा दोबारा आप आ जाएंगे ए पर। नहीं नहीं नहीं, एस के चाइल्ड में डी भी था, डी भी था, डेफिनेटली डी था कहीं ना कहीं। लेकिन एल्गोरिथम की लॉजिक ने ये बोला कि लेफ्ट वाला चाइल्ड चूज करना है, तो एस के 3 चाइल्ड, एस के चाइल्ड में डी था दोबारा, लेकिन ए भी दोबारा आ जाएगा। तो ए आएगा, बी आएगा, डी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए लेफ्ट पर है, तो आप पहले किसे चूज करेंगे? ए को चूज करेंगे। तो आप एक साइकिलिक लूप में फंस जाएंगे। ऐसी सिनेरियो हो सकते हैं। समझ रहा है मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा कि हर एग्जाम्पल में ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसे सिनेरियोज में स्टक हो सकते हैं। तो हमें तो पूरी पूरी तरह की चीजों को कंसीडर करके इस एल्गोरिथम को समझना है। हमने जो एग्जाम्पल अभी देखी, सिर्फ उसके बिहाफ का हम बात नहीं कर रहे। पहली बात ये हो गई कि जो इनफाइनाइट लूपिंग होती है, जिसमें हमारी ट्री खत्म नहीं हो रही होती, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। किसके अंदर? डीएफएस में। कि हो सकता है वो आपको आंसर ना करे। क्या मेरी ये बात समझ में आई? मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, वो शायद इससे बेहतर वो शायद इससे बेहतर एग्जाम्पल होगी। वो शायद इससे बेहतर एग्जाम्पल होगी। अगर वो मैं दे सकूं तो वो आपकी शायद समझ में भी आ जाए, क्योंकि वो उससे थोड़ी बेहतर है। ये देखिएगा, हम ना एक कोर्स पढ़ते हैं, मुझे ना एआई में एक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हम एक कोर्स पढ़ते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, उसके अंदर ना कुछ इस तरह के इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस कह लें आप फिलहाल, ये होती हैं और ये होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप ए की जगह पे, कैपिटल ए की जगह पे ए ए पुट कर सकते हैं और बी, कैपिटल ए की जगह पे आप ए पुट कर सकते हैं और बी पुट कर सकते हैं। अब जब मैं इसको डीएफएस में पुट करूं,
तो देखें सबसे पहले ए पे मैं आया, ए के पास कितने ऑप्शन हैं? अच्छा मुझे ना इससे आंसर चाहिए स्मॉल बी। अब अगर मैं सिंपल बोलूं तो ए की जगह पे मैं स्मॉल बी पुट कर सकता हूं ना, लेकिन अगर मैं इसमें डीएफएस लगाऊं तो डीएफएस ये कहता है कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ऐसा ही है। ये बात समझ में आ रही है जो मैंने अभी की है कि ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से समझूं। अब डीएफएस बाय डिफॉल्ट किसे चूज करेगा? डीएफएस। हम ये बात नहीं कर रहे कि आप इसको डीएफएस से ना करें, हम इसको डीएफएस से करके बता रहे हैं। तो डीएफएस बाय डिफॉल्ट किसे चूज करेगा बेटा? डीएफएस बाय डिफॉल्ट चूज करेगा इस नोड को, लेफ्ट साइड को। अब जब लेफ्ट साइड पे मैं आऊंगा तो लेफ्ट साइड से पूछूंगा भाई तुम्हारे पास मजीद चाइल्ड बन सकते हैं? तो लेफ्ट चाइल्ड मुझे ये बोलेगा हाँ मजीद चाइल्ड बन सकते हैं, मेरे पास ए की वैल्यू मौजूद है। तो लेफ्ट चाइल्ड जब बनेगा तो देखें क्या होगा, ए अपनी जगह पर है, स्मॉल है, कैपिटल ए की जगह पे क्या आ सकता है दोबारा? कैपिटल ए के पास कितने ऑप्शन हैं? कैपिटल ए के पास कितने ऑप्शन हैं? दो। वंडरफुल, दो ऑप्शन है बेटा, एक ये और एक ये। तो ये हो गया डबल ए, और ये वाला ए अपनी जगह पर है, और कैपिटल ए की जगह पे क्या आ जाएगा? बी। फिर दोबारा मैं आऊंगा तो डीएफएस कहेगा लेफ्ट से लेफ्ट चाइल्ड, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड। तो ये कहानी ना चलती रहेगी, ये कहानी खत्म नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप डीएफएस लगा रहे हैं। आप इसको डीएफएस से ना करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको डीएफएस से कर क्यों रहे हैं, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएफएस कंप्लीट नहीं है अगर लूप जो हो वो ट्री जो हो वो इनफाइनाइट लूपिंग में हो। तो हम जब भी डीएफएस के साथ ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कंप्लीट है, जब भी हम डीएफएस के साथ ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कंप्लीट है, तो हम एक चीज ऐड कर देते हैं कि दिस इज कंप्लीट व्हेन ट्री इज इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। कंप्लीट तो है लेकिन फाइनाइट होना चाहिए स्टेट स्पेस को। गॉट इट? ये कंप्लीट तो है लेकिन इसको फाइनाइट होना चाहिए, किसको? स्टेट स्पेस को। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? अब दूसरा जवाब है ऑप्टिमल। जी ऑप्टिमल है या नहीं है? एक मिनट मसूद, मैं जवाब देता हूँ। मसूद का सवाल सुन लें पहले। एक मिनट सबको जवाब देता हूँ। पहले मसूद का जवाब देख ले, तकी को भी बताता हूँ। देखें, भले पहले मैं तकी का आंसर करता हूँ। सर हमें ये पता चल सकता है कि ट्री इनफाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। देखें बेटा, हमें ये पता नहीं चल सकता, लेकिन ये डीएफएस एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम की मदद से इट माइट बी पॉसिबल कि ये आप, मैं अभी ना कंपैरिजन नहीं कर रहा, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आपकी बात का जवाब थोड़ी देर में देता हूँ। मसूद की बात का जवाब देता हूँ कि सर ये बीएफएस में हो नहीं हो सकता। देखें, बीएफएस में भी इनफाइनाइट डिग्री हो सकती है, किसी भी एल्गोरिथम में इनफाइनाइट डिग्री हो सकती है, लेकिन बीएफएस की लॉजिक क्या कहती है? दो चीजें हैं, पहले इस बात को समझ लें। आपके पास आंसर मौजूद है तब बात हो रही है, अगर आंसर मौजूद नहीं है तो कोई सा भी एल्गोरिथम लगा ले आंसर नहीं आएगा। तो पहले तो अपने दिमाग में हम लोग ये बात क्लियर कर लें मेरी बात सुनने से पहले कि ये जब बात हो रही है जब आंसर मौजूद है। आंसर मौजूद है, बीएफएस लगाया, ट्री इनफाइनाइट है, लेकिन चूंकि उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो जिस लेवल से गुजर गया है उस लेवल में मेक श्योर कर रहा है कि आंसर नहीं है, तभी वो आगे जा रहा है। ऐसा ही है ना? लेकिन हो सकता है आपका आंसर यहां पड़ा हुआ हो और डीएफएस यहाँ जाया जा रहा है, यहाँ जाया जा रहा है। जैसा अभी देखा मैंने आपको आंसर दिखाया, ये रहा बी, ये मौजूद है ना बी, मुझे बी चाहिए था, लेकिन मैं लेफ्ट से लेफ्ट पे जाया जा रहा हूँ, फंस गया। क्यों फंसा हूँ? क्योंकि एल्गोरिथम की लॉजिक ये कहती है। और देखें तमाम नोड जो न्यू न्यू बन रही है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी नोड हो जो पहले बन चुकी हो। क्या इस बात से सब एग्री करते हैं नीचे वाली डायग्राम में? क्या नीचे वाली डायग्राम में इस बात से एग्री करते हैं आप लोग कि जो भी नोड में बना रहा हूँ वो न्यू बन रही है? न्यू हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है हर नोड नहीं है तो मुझे उसको विजिट करना पड़ेगा। तो इसकी लॉजिक के हिसाब से मैं बी तक नहीं पहुंच पाया। ये बात क्लियर हो गई? अब आ जाती हैं
मसूद नहीं, मसूद नहीं, शायद तकी का सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा ट्री फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट। देखिए बहुत सारी चीजें हैं बेटा, व्हेन यू आफ्टर द सॉल्यूशन, व्हेन यू आफ्टर द सॉल्यूशन, तो आप ये करते हैं कि समटाइम्स आप ट्री को लिमिट भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई 200 लेवल्स तक जाऊंगा, अगर आंसर नहीं मिला तो रुक जाऊंगा और फिर उस पर डीएफएस लगा दूंगा। समझ रहे हैं, मैं आके ला रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम था, ये जो आपका सवाल था ना, ये मेरा इसका जवाब था नेक्स्ट एल्गोरिथम, तो मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, इसी एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस करेंगे हम, जब चेंजेस करेंगे तो एक नया एल्गोरिथम बन जाएगा। तो अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। फिलहाल कंप्लीट और ऑप्टिमल दोनों नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है, ऑप्टिमल क्यों नहीं है, या पता नहीं आप लोगों ने बताया नहीं बताया, चले मैंने आपको आंसर कर दिया, ये ऑप्टिमल भी नहीं है। अभी मुझे ये कंप्लीट करने दें तो आपको ना आपके बाकी सवालों के जवाब क्या मिल जाएगा। मुझे बताइए आपके ख्याल में ऑप्टिमल है या नहीं है। जवाब मैंने दे दिया कि ऑप्टिमल नहीं है। रीजन, एनीवन, एनीवन विद द क्लियर एक्सप्लेनेशन। नहीं 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 नहीं, वो उसका ताल्लुक तो तभी कंप्लीट से हो गया ना, वो तो कंप्लीट से ताल्लुक हो गया। ऑप्टिमल का ताल्लुक ये होता है कि आंसर दे रहा है लेकिन बेहतर आंसर नहीं दे रहा। इसका जवाब सिंपल सा बेटा ये है कि सपोज कर लें यहाँ लिखा हुआ है बी, तो मुझे बताएं आपको बी ढूंढना था, तो ये आपको कौन सा बी ला के देगा, ये वाला या ये वाला। ये आपको ला के देगा SACB, ये ला के देगा। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी थी नीचे वाले की, SB की 1। तो इसको लाके कौन सा देना चाहिए अगर ये ऑप्टिमल है तो। पॉइंट समझ में आ गया, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत तो नहीं है। अगर ये ऑप्टिमल होता तो ये आपको कौन सा आंसर लाके देता, ये आपको आंसर लाके देता बेहतर वाला, जबकि ये ऑप्टिमल नहीं है, ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ये आपको वो आंसर लाके दे रहा है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सर ये कंप्लीट भी नहीं है, सर ये ऑप्टिमल भी नहीं है, फिर भी आप इसको यूज कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं क्यों, ये यूज कहाँ होता होगा। तो आपके ख्याल में कोई जवाब है इसका। कोई कोई भी जवाब हो आपके दिमाग में। कि सर ये रीजन हो सकता है इसको यूज करने का, जब एक चीज ना कंप्लीट है ना ऑप्टिमल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे हमारे स्टैंडर्ड पैटर्न में शामिल है उसको पढ़ना और पढ़ाना, तो क्या रीजन हो सकता है, सवाल ये पूछा है मैंने। हाँ बस यही जवाब है इसका कि देखें, समटाइम्स ना, समटाइम्स कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि वो गारंटी नहीं दे रहे होते चीजों की। अगर आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ा हो, हाँ बेटा मैं बताता हूँ, अगर आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ा हो तो आपको पता है कि कुछ एल्गोरिथम ऐसे थे जो ओपन मेथड थे, मतलब गारंटी नहीं देते थे। याद है ना न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, पढ़ा ही होगा आप सबने। तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि जो गारंटी नहीं दे रहे होते, ओपन मेथड होते हैं, क्लोज मेथड होते हैं और ओपन मेथड होते हैं। फिर भी आप ओपन मेथड पढ़ रहे होते हैं, लाइक न्यूटन राफसन हो गया, लाइक आपके पास सीकेंट हो गया, और भी मेथड है। आप फिर भी पढ़ रहे होते हैं उसको। आप क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो समटाइम जब आंसर करते हैं तो एज कंपेयर टू क्लोज मेथड वो जल्दी आंसर कर देते हैं। कभी नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो वो हो सकता है कि जल्दी आंसर कर दें। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक है कि ये अगर आंसर देते हैं तो ये स्पेस थोड़ा कम ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि देखें ये लेफ्ट पे जा रहा है, ये लेफ्ट पे जा रहा है, ये तमाम चाइल्ड को स्टोर कर नहीं रहा। अगर मैं बीएफएस में, अगर मैं बीएफएस में यहां तक पहुंचू और मैं डीएफएस में यहां तक पहुंचू, तो बीएफएस में सिर्फ इसने कितनी नोड स्टोर की, दो, दो चार और दो छह। लेकिन जब मैं यहां तक पहुंचूंगा डीएफएस में, बीएफएस में,
तो बीएफएस में सारी नोड स्टोर हो चुकी होंगी। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो बिल्कुल इसका जवाब यही है कि सर ये स्पेस ना उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम ऑक्यूपाई करता है। क्लियर हो गई बात? तो हो सकता है आपका आंसर चांसेस है। और देखें, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं सर्चिंग की, उसमें हमारा मानना ये है कि हमारा आंसर जो होता है वो एक से ज्यादा जगह पे होता है। मतलब जो गेमिंग की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमारा आंसर जो होता है ना वो एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। तो हम चांस ले सकते हैं डीएफएस लगा के कि अगर हमारा आंसर एक से ज्यादा जगह पर है तो वो नीचे कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो हम चांस ले सकते हैं। हाँ, ऑप्टिमल आंसर नहीं दे रहा, लेकिन अगर ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हमारे लिए सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट हो और ये इंपॉर्टेंट ना हो कि ऑप्टिमल आंसर आए, तो वहां हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारी मेमोरी के इश्यूज जो हैं थोड़े से रिजॉल्व हो जाते हैं। गॉट इट? अच्छा जी। तो ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये देखें, ये सब कुछ हुआ है इसके अंदर, स्लाइड में देख लीजिएगा। ये देख रहे हैं? इन्होंने लिखा हुआ भी है, बिकॉज अ पाथ मे बी फाइनाइट इनफाइनाइट देन द पाथ विल नेवर फेल एंड लुक बैक ट्राई अनदर ऑप्शन नॉट ऑप्टिमल, इट डजंट गारंटी द बेस्ट सॉल्यूशन बट इट ओवरकम्स द इश्यूज ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब इसमें दो इश्यूज हैं, मेनली दो इश्यूज हैं। वो मेनली दो इश्यूज कौन कौन से हैं? सर, पहला इशू है नॉट कंप्लीट। देखिए, कंप्लीट में हमारा मेन मेन इशू क्या आ रहा था? कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इनफाइनाइट लूपिंग में फंस रहे हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जवाब दे दिया था बातों बातों में कि अगर हम इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें, रिजॉल्व क्या है? क्या हम अपनी ट्री को पाबंद कर दें कि भाई तुम इससे आगे नहीं बढ़ना, इस डेप्थ से आगे नहीं बढ़ना। अगर इतने तुम्हारी डेप्थ हो जाए तो तुम बस इससे आगे नहीं बढ़ना और वापस आ जाना और फिर उसी में सर्च करने की कोशिश करना। मतलब क्या है कि मैं चाइल्ड जनरेट किए जा रहा हूँ। एक वक्त आया कि भाई मैंने एक नंबर तक मैंने चाइल्ड जनरेट कर दिया, वो 50 हो नंबर, 40 हो वो नंबर, देखें मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो बात की बात है। लेकिन एक नंबर तक मैंने चाइल्ड जनरेट कर दिए। उस सपोज करें उस नंबर को मैं कह रहा हूँ, के तक मैंने चाइल्ड जनरेट कर दी है, के तक। तो बस जब मैंने अपनी ट्री को फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है उसकी डेप्थ लिमिट हो गई। सही कह रहा हूं गलत? जब मैंने अपनी ट्री को फिक्स कर दिया तो उसकी डेप्थ लिमिट हो गई। जब मैंने अपनी ट्री की डेप्थ को फिक्स कर दिया तो डेप्थ लिमिट हो गई। जब डेप्थ लिमिट हो गई तो अब ट्री फाइनाइट रही या इनफाइनाइट? फाइनाइट रही। तो अब अगर आंसर होगा तो ट्री में ट्रेवर्सिंग में आप वापस आ सकते हैं ऊपर की तरफ और वापस आके आपको आंसर मिल जाएगा अगर आंसर हुआ तो। भाई देखे ना, इसकी मिसाल यही है कि मैं आपको कहूँ एक क्लासरूम में स्टूडेंट को सर्च करना है। अब मैंने आपको क्लासरूम में पाबंद कर दिया, आप क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। तो आप डेप्थ फर्स्ट के जरिए क्लासरूम में सर्च करेंगे और जाहिर सी बात है अगर वो स्टूडेंट क्लास में होगा तो आपको मिल जाएगा। ये कहलाता है डेप्थ लिमिटेड सर्च। इसमें तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये काम करने से हो सकता है आपको सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई एबीसी स्टूडेंट को इस क्लास में ढूंढो, क्लास में। तो जैसे आप गए और आपको एबीसी स्टूडेंट मिल गया, आपने लॉजिक क्या लगाई? डीएफएस की, तो आपको एबीसी स्टूडेंट मिल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो एबीसी स्टूडेंट कहीं पर भी नहीं है, तो मैं आपसे कहूं कि इस क्लास में ढूंढो या दूसरी क्लास में ढूंढो, वो है ही नहीं। तो जब वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं आपको जिस क्लास में कह रहा हूँ वहां भी नहीं मिलेगा। तो आपके पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? फेलियर। फेलियर का मतलब है सॉल्यूशन ही ना मिले। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं आपसे कहूं कि एबीसी को इस क्लास में ढूंढो। एबीसी मौजूद तो है लेकिन उस क्लास में नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप?
तीसरी वाली पॉसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एबीसी मौजूद तो है लेकिन वो उस क्लास में नहीं है। मतलब क्या है कि जो ट्री को आपने लिमिट किया है उतनी लिमिट में आपका आंसर नहीं है, आंसर तो है लेकिन उतनी लिमिट में नहीं है। मतलब क्या है, ये देखिएगा, ये आपने इसको लिमिट किया यहां तक, आंसर तो है लेकिन इतनी रेंज में नहीं है। समझ रहे हैं? हो सकता है आंसर फोर्थ पे, हो सकता है फिफ्थ पे हो, लेकिन इतनी रेंज में नहीं है। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको आंसर मिल जाए, आपको हो सकता है आंसर ही ना हो, तो चाहे आप कोई भी डेप्थ लगा लें आपको आंसर नहीं मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आंसर है लेकिन सॉल्यूशन विद इन कट ऑफ नहीं है। अब सवाल यही आता है कि सर इस कट ऑफ को कौन डिसाइड करेगा? समझ रहे हैं? कि सर 5 डेप्थ तक जाना है या 10 डेप्थ तक जाना है, 15 तक जाना है या 20 तक जाना है, इस कट ऑफ को कौन डिसाइड करेगा? तो ना या मैं कर सकता हूँ ना ये आप कर सकते हैं, ये टोटली आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। ये चीज टोटली आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है कि आप कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे। देखें, with a predefined maximum depth, however it's usually not easy to define the suitable maximum depth। अगर आपने बहुत छोटी डेप्थ रख दी तो हो सकता है आपको आंसर ना मिले, अगर आपने डेप्थ को बहुत छोटा रख दिया तो हो सकता है आपको आंसर ना मिले, और अगर आपने डेप्थ को बड़ा रख दिया तो फायदा क्या, डीएफएस में और इसमें कोई फर्क ही नहीं होगा। मतलब फर्ज करें इनफाइनाइट आपने बोला 100 डेप्थ तक चले आना, तो 100 डेप्थ बहुत बड़ी होती है, तो वही प्रॉब्लम आएगी जो डेप्थ लिमिटेड में आ रही थी। लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, आपका डीएफएस कंप्लीट नहीं था, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताएं कि ये कंप्लीट कैसे हो जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, आपने डीएफएस को डीएलएस बनाया, डीएलएस में आपने क्या किया, डेप्थ को लिमिट कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि इतना काम करने से एल्गोरिथम कंप्लीट कैसे हो गया, ये सोच के आपने बताना है। ये क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मीटिंग एंड हो रही है, तो जब हम दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद तो हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सोचना है, बस 2 मिनट सोचना है, उसके बाद तो आप अपना काम कर लें जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसको आपने सोचना है। तो हम लोग 25 मिनट्स बाद मिल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 25 मिनट्स।